दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय पंजीयक सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से फंसे हुए पैसों का रिफंड दिया जा रहा है। निवेशकों को चरणों में 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक की राशि मिल रही है। इस रिफंड प्रक्रिया की समय सीमा अब बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी गई है। जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे सीआरसीएस पोर्टल पर ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद रिफंड की यह राशि सीधे आवेदक के आधार लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। निवेशक इस पोर्टल का लाभ उठाकर अपना पैसा वापस पा सकते हैं। जमुई जिले की ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जिले की सभी 152 पंचायतों में जीविका सुधा बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। इस योजना के जरिए जीविका स्वायत्ता से जुड़ी महिलाओं को डेयरी उत्पादों का कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 तय की गई है। ऐसे में पात्र महिलाओं के पास योजना का लाभ लेने के लिए अब सीमित समय बचा है। पोठिया, किशनगंज। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड से फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। यहां लाभुकों का आधार नंबर सही होने के बावजूद योजना की राशि उनके बैंक खातों में नहीं जाकर कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे दूसरे राज्यों के अज्ञात बैंक खातों में भेजी जा रही है। प्रारंभिक जांच में ऐसे 250 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इसकी वास्तविक संख्या और बढ़ सकती है। हालांकि कृषि विभाग पूरे प्रकरण की जांच में जुट गया है। यह मामला तब सामने आया जब पोठिया प्रखंड के 15,998 राशन कार्डधारियों का नाम सार्वजनिक वितरण प्रणाली से यह कहते हुए हटा दिया गया कि उनके पास 2.5 एकड़ से अधिक भूमि है और वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। संशोधन के बाद तैयार विधेयक का प्रारूप भी स्वीकृत कर लिया गया। बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार इंटरनेट मीडिया पर गाली गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग या किसी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने वालों पर भी गुंडा एक्ट सीसीए के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। ऐसे मामलों में 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। बेरोजगार युवाओं और किसानों के लिए पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करने का सुनहरा अवसर सामने आया है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत मुर्गी पालन का बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें लाभार्थियों को नियमों के अनुसार 25% से 33% तक की भारी सब्सिडी अनुदान दी जाती है। इसके अलावा शुरुआती महीनों में ईएमआई भरने से छूट और आसान किस्तों की सुविधा भी मिलती है। इच्छुक आवेदक नजदीकी बैंक या आधिकारिक पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। पटना। बिहार भाजपा प्रदेश कार्यालय में सोमवार आयोजित मिलन समारोह में जन सुराज पार्टी जसुपा के समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मंत्री प्रमोद कुमार ने सभी नवागंतुकों को भाजपा की सदस्यता दिलाते हुए स्वागत किया। सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा की राष्ट्रवादी एवं विकासोन्मुखी नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मिलन समारोह में प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अमित प्रकाश बबलू, समस्तीपुर जिलाध्यक्ष नीलम सहनी, कार्यालय मंत्री विनय नसी केसरी सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दरभंगा। जिला आयोजना क्षेत्र के लिए तैयार किए जा रहे जीआईएस आधारित मास्टर प्लान के संबंध में समीक्षा एवं सुझाव के बाद दरभंगा शहर के दायरे को बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ससके सरकार ने जो खाका तय किया है उसमें अब शहर का कुल क्षेत्रफल 191.68 वर्ग किलोमीटर का होगा। शहर से सटे 5 प्रखंडों दरभंगा, केवटी रनवे, बहादुरपुर, हनुमान नगर, हायाघाट, कुल राजस्व ग्राम 186 और दरभंगा नगर निगम को शामिल किया गया है। वर्ष 2019 में दरभंगा आयोजना क्षेत्र की अधिसूचना जारी की गई थी। देश भर में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लखपति दीदी योजना तेजी से आगे बढ़ रही है।
इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों एसजी से जोड़कर बिना किसी ब्याज के 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का आसान लोन उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही महिलाओं को नया व्यवसाय शुरू करने या अपने मौजूदा कामकाज को बढ़ाने के लिए मुफ्त कौशल प्रशिक्षण और व्यावसायिक मार्गदर्शन भी दिया जाता है। इस पहल का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं की वार्षिक आय को कम से कम 1 लाख रुपए तक पहुंचाना है, जिससे वे अपने परिवार और समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकें। विधानमंडल परिसर में सोमवार को आयोजित एनडीए विधायकों और विधान पार्षदों की बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में राज्य सरकार विकास कार्यों को गति दे रही है। शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए उन्होंने बताया कि राज्य सरकार बिहार में ही विश्व स्तरीय शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि राज्य में 211 नए डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं, जो प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा तोहफा है। इससे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र में भाग लिया। संयोगवश ये उनका जन्मदिन भी है। सदन में पहुंचते ही उन्हें विभिन्न नेताओं सदस्यों ने बधाई दी। इस अवसर पर आभार व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि वह सदन की गरिमा को पूरी तरह बनाए रखेंगे। उन्होंने संकल्प लिया कि वह विधानसभा में जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे प्रमुखता से उठाएंगे। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 वर्षों के विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। सासाराम रोहतास जिले के सासाराम में सोमवार को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का आयोजन बड़े ही धूमधाम और धार्मिक उल्लास के साथ किया गया। इस्कॉन की ओर से आयोजित यह रथ यात्रा शहर के ऐतिहासिक गीता घाट आश्रम से गाजे बाजे के साथ शुरू हुई। यात्रा के निकलते ही जय जगन्नाथ और हरे कृष्णा के जयकारों से पूरी धर्मनगरी गूंज उठी। इस भव्य रथ यात्रा का मुख्य आकर्षण भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र का सुसज्जित रथ रहा। श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा और भक्ति का साथ भगवान के रथ को रस्सी से खींचकर नगर भ्रमण कराया। रास्ते भर श्रद्धालुओं के बीच थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन भगवान का रथ खींचने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की होड़ मची रही। देश के कई राज्यों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष वर्क फ्रॉम होम योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को रोजगार से जोड़ना है जो घरेलू जिम्मेदारियों के कारण घर से बाहर जाकर नौकरी नहीं कर सकती। इसके तहत महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार डेटा एंट्री, टाइपिंग, सिलाई कढ़ाई और हस्तशिल्प जैसे कार्य घर बैठे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार और संबंधित विभाग इसके लिए महिलाओं को आवश्यक प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। इस पहल से महिलाएं घर बैठे सम्मानजनक कमाई कर पा रही हैं और आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। सुपौल जिले में कोसी नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी क्रम में सोमवार को जिलाधीश सावन कुमार ने वीरपुर स्थित कोसी तटबंध प्रमंडल 2 के 10 किलोमीटर स्पर का स्थलीय निरीक्षण किया और बाढ़ सुरक्षा कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। तटबंधों की स्थिति और सुरक्षात्मक कार्यों का लिया जायजा। निरीक्षण के दौरान डीएम ने तटबंध की वर्तमान स्थिति, बाढ़ से बचाव की तैयारियों और संवेदनशील स्थलों पर चल रहे सुरक्षात्मक कार्यों का बारीकी से जायजा लिया। मौके पर मौजूद जल संसाधन विभाग के अभियंताओं और अधिकारियों से उन्होंने नदी के जलस्तर की वृद्धि और संभावित जोखिम वाले इलाकों की पूरी जानकारी ली। नवादा जिले में सोमवार को छात्र युवाओं ने केंद्र सरकार की मौजूदा शिक्षा नीतियों और व्यवस्था के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भारी संख्या में जमा हुए छात्रों ने सड़कों पर उतरकर एक विशाल आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनसे नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से तुरंत इस्तीफे की मांग की। यह विरोध प्रदर्शन शहर के ऐतिहासिक प्रजातंत्र चौक से शुरू हुआ। हाथों में सरकार विरोधी बैनर और मांग से जुड़ी तख्तियां लिए छात्र युवा कतारबद्ध होकर शहर की विभिन्न मुख्य सड़कों और प्रमुख चौक चौराहों से होकर गुजरे। मार्च के दौरान छात्रों के आक्रोश से पूरा शहर गूंज उठा। वहीं सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मुस्तैद रहा। बिहार सरकार ने राज्य के दिव्यांगजनों, वृद्धों और विधवा महिलाओं के लिए चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां दिव्यांगों को प्रति माह 400 रुपए पेंशन मिलती थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 1100 रुपए प्रति माह कर दिया गया है।
विपक्ष द्वारा इस राशि को 6,000 रुपए महीना करने की लगातार मांग उठाई जा रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर वर्तमान में सरकार द्वारा लाभुकों के बैंक खातों में 1,100 रुपए की बढ़ी हुई राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। हर महीने की 10 तारीख को पेंशन सीधे खाते में ट्रांसफर करने का नियम तय किया गया है। बेगूसराय में स्थित डाकघर परिसर के पासपोर्ट सेवा केंद्र को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तत्काल हरकत में आ गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे परिसर की सघन तलाशी अभियान चलाया गया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। जानकारी के अनुसार पासपोर्ट सेवा केंद्र को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना संबंधित अधिकारियों को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ता तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने डाकघर और पासपोर्ट सेवा केंद्र के आसपास का इलाके को सुरक्षा घेरे में लेकर जांच शुरू कर दी। इस दौरान केंद्र में मौजूद लोगों को सतर्क किया गया और परिसर की गहन जांच की गई। बेगूसराय में स्थित डाकघर परिसर के पासपोर्ट सेवा केंद्र को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तत्काल हरकत में आ गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे परिसर की सघन तलाशी अभियान चलाया गया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। जानकारी के अनुसार पासपोर्ट सेवा केंद्र को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना संबंधित अधिकारियों को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ता तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने डाकघर और पासपोर्ट सेवा केंद्र के आसपास का इलाके को सुरक्षा घेरे में लेकर जांच शुरू कर दी। इस दौरान केंद्र में मौजूद लोगों को सतर्क किया गया और परिसर की गहन जांच की गई। नवादा जिले में शराब कारोबारियों और माफियाओं के खिलाफ अदालत और पुलिस प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिले के काशीचक थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्तूरी बीघा गांव में कुख्यात कफ सिरप माफिया रघुनंदन प्रसाद के घर पर कुर्की जब्ती की बड़ी कार्रवाई की गई। न्यायालय के कड़े आदेश के अनुपालन में काशीचक थाना प्रभारी गौतम कुमार की अगुवाई में पहुंची पुलिस टीम ने सोमवार को आरोपी के मकान की संपत्ति को सील और कुर्क किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी रघुनंदन प्रसाद वर्ष 2010 से ही अवैध कफ सिरप रखने, बेचने और तस्करी करने से जुड़े कई गंभीर मामलों में पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था। लंबे समय से फरार रहने और अदालत के समन व आदेशों की लगातार अनदेखी करने के कारण न्यायालय ने अंततः उसकी चल अचल संपत्ति को कुर्क करने का सख्त फरमान सुनाया। पटना जिले के बिक्रम थाना क्षेत्र स्थित मदनधारी बालिका उच्च विद्यालय में सोमवार को बिहार पुलिस के पुलिस दीदी अभियान के तहत छात्राओं के लिए एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम, उनकी सुरक्षा और आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए थानाध्यक्ष प्रभात कुमार और सब इंस्पेक्टर गुड़िया कुमारी ने बताया कि बिहार पुलिस महानिदेशक और अपराध अनुसंधान विभाग के मार्गदर्शन में महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार सोमवार को पटना स्थित अपने सरकारी आवास 7 सर्कुलर रोड से दिल्ली के लिए रवाना हुए। ससखास का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है और राज्यसभा सांसद बनने के बाद यह पहला मौका है जब नीतीश कुमार संसद की कार्यवाही में शामिल होंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश कुमार ने अपने बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का जन्मदिन मनाया। निशांत कुमार के 45वें जन्मदिन के मौके पर पिता पुत्र पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान निशांत कुमार ने भगवान से अपने परिवार, बिहार की जनता और देशवासियों पर ईश्वर की कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के पहले प्रशांत किशोर को भाजपा ने फिर से एक बड़ा झटका दिया है। बिहार भाजपा प्रदेश कार्यालय में सोमवार को आयोजित मिलन समारोह में जनसुराज के समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी एवं प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बिहार सरकार के मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद चंद्रवंशी ने सभी नवागंतुक नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाते हुए उनका पार्टी में स्वागत किया। लखीसराय रविवार की मूसलाधार बारिश ने लखीसराय में नगर परिषद की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। शहर की कई प्रमुख सड़कें और निचले इलाके जलमग्न हो गए, जबकि कजरा रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक पर करीब 2 फीट पानी भर जाने से किऊल भागलपुर रेलखंड पर लगभग 1.5 घंटे तक रेल परिचालन प्रभावित रहा। ट्रैक से पानी निकलने और सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ट्रेनों का परिचालन सामान्य किया गया।
भारी जलजमाव के कारण 22,948 भागलपुर सूरत सुपरफास्ट एक्सप्रेस अभयपुर स्टेशन पर रोकी गई। इसके अलावा जमालपुर किउल डीएमयू को धरहरा तथा गया जमालपुर पैसेंजर को दशरथपुर स्टेशन पर रोकना पड़ा। इससे सैकड़ों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिहार में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज काफी बदला रहेगा। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तेज हवाओं, मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौसम विभाग ने अलग अलग जिलों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया। सत्र के पहले ही दिन सदन के अंदर और बाहर सियासी गर्मी देखने को मिली। विपक्ष ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर जमकर हंगामा किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार पर हमला बोला। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष के समझाने के बाद विपक्षी विधायक शांत हुए और कार्यवाही आगे बढ़ी। सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्षी दलों के विधायक विधानसभा परिसर में आक्रामक तेवर के साथ पहुंचे। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर उन्होंने विधानसभा पोर्टिको में प्रदर्शन किया। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नीट छात्रों के साथ न्याय करो और पेपर लीक की जवाबदेही तय करो जैसे नारे लगाए गए। विपक्षी विधायकों ने केंद्र सरकार की शिक्षा नीति पर भी सवाल उठाए। प्रदर्शन के दौरान नई शिक्षा नीति 2022 को रद्द करने की मांग वाले पोस्टर भी नजर आए। बिहार विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया। सदन की कार्यवाही 20 से 24 जुलाई यानी 5 दिनों तक चलेगी। पहले दिन सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने शोक प्रस्ताव पढ़ा। इसके बाद सदन में दिवंगत आत्माओं के स्मरण में मौन रखा गया। वहीं सदन की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं कार्यवाही शुरू होने के साथ ही विपक्ष के विधायकों ने नीट पेपर लीक को लेकर हंगामा किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। स्पीकर के समझाने के बाद विधायक शांत हुए। सदन शुरू होते ही राजद के आलोक मेहता और भाई वीरेंद्र खड़े होकर कहने लगे कि नीट में जो धांधली हो रही है, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी को लेकर कुछ समय हंगामा देखने को मिला। पूर्वी चंपारण के मलाही थाना क्षेत्र में रविवार देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गंडक नदी से निकलकर एक विशाल मगरमच्छ गांव में घुस आया। शिकार की तलाश में पहुंचे मगरमच्छ ने एक भैंस पर हमला कर दिया, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई। हालांकि ग्रामीणों ने हिम्मत और सूझबूझ का परिचय देते हुए मगरमच्छ को काबू कर लिया और रस्सी से बांध दिया। यह घटना मलाही थाना क्षेत्र की चटिया बड़हरवा पंचायत के वार्ड संख्या 3 की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देर रात मगरमच्छ गांव में घुसकर एक भैंस को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था। भैंस की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शोर मचाते हुए मगरमच्छ को घेर लिया। 3 दशक से बंद पड़ी ऐतिहासिक मोतीपुर चीनी मिल के कायाकल्प की कवायद अब फाइलों से निकलकर जमीन पर उतरने लगी है। वर्षों से वीरान पड़े चीनी उद्योग के इस पुराने गढ़ को फिर से गुलजार करने के लिए बिहार सरकार ने प्रशासनिक मशीनरी को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। मिल की जमीन को वापस लेने की प्रक्रिया तेज हो गई है और सोमवार से 266.66 एकड़ लीज वाली भूमि की मापी और सीमांकन का बड़ा अभियान शुरू कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से इलाके में उम्मीदों का माहौल बन गया है। किसानों, मजदूरों और स्थानीय कारोबारियों को भरोसा है कि अगर मोतीपुर चीनी मिल दोबारा चालू हुई तो क्षेत्र की बंद पड़ी आर्थिक गतिविधियों में नई जान आ जाएगी। बिहार विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन मोकामा विधायक अनंत सिंह भी विधानसभा पहुंचे। सदन परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अनंत सिंह ने कहा कि वह जल्द ही निशांत कुमार से मुलाकात कर उन्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई देंगे। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के विरोध और सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों पर भी अनंत सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विपक्ष के प्रदर्शन को अनुचित बताते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। उनके मुताबिक बिहार में स्थिति नियंत्रण में है और इस मुद्दे पर अनावश्यक राजनीति नहीं होनी चाहिए। सम्राट सरकार के पंचायतों को टैक्स वसूलने का अधिकार देने के फैसले के बाद गांव की सियासत से लेकर चौपाल तक बहस छिड़ गई है। एक तरफ सरकार इसे पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष और ग्रामीण इसे गरीबों पर नया आर्थिक बोझ करार दे रहे हैं। 15 जुलाई 2026 को बिहार सरकार ने बिहार ग्राम पंचायत कर दर एवं शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दी। इसके तहत ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्तर पर टैक्स और शुल्क लगाने का अधिकार मिलेगा।
नियमों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को घर, दुकान, पानी, सफाई और अन्य सेवाओं के लिए शुल्क देना पड़ सकता है। इसके तहत सालाना करीब 360 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक टैक्स वसूली का प्रावधान किया गया है। ग्राउंड। बिहार की खेल नगरी के तौर पर राजधानी पटना की पहचान अब और मजबूत होने जा रही है। पटना को जल्द ही अपना पहला इंटरनेशनल हॉकी ग्राउंड मिलने वाला है। राजेंद्र नगर स्थित फिजिकल कॉलेज के पीछे बन रहे इस अत्याधुनिक हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी 29 अगस्त खेल दिवस के मौके पर इसका भव्य उद्घाटन किया जा सकता है। करीब 8.44 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैदान में नीदरलैंड से मंगाई गई अत्याधुनिक पॉलिटेन ब्लू एस्ट्रोटर्फ लगाई जा रही है। ये वही आधुनिक तकनीक वाली टर्फ है जिसका इस्तेमाल पेरिस ओलंपिक 2024 जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में किया था। ये टर्फ खिलाड़ियों की गति और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के साथ साथ चोट लगने की आशंका को भी कम करती है। मैदान पर एस्ट्रोटर्फ बिछाने के बाद पाथवे निर्माण और अत्याधुनिक स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने का काम शुरू होगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मानकों को ध्यान में रखते हुए मैदान को तैयार किया जा रहा है ताकि यहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जा सकें। नवादा में डॉक्टरों ने अरवल सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर राजकिशोर प्रसाद पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर नवादा के सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव शंभू कुमार ने बताया कि अरवल सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर राजकिशोर प्रसाद के साथ मारपीट की घटना हुई थी। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इस मामले में स्थानीय पूर्व विधायक महानंद सिंह सहित अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड की धुरियाही पंचायत इन दिनों गंगा के भीषण कटाव की त्रासदी से करा रही है। गंगा की उफनती धार हर रोज गांव की जमीन निगल रही है और अब पंचायत के 4 वार्डों का वजूद ही खतरे में पड़ गया है। करीब 3 वर्षों से लगातार कटाव का कहर झेल रहे ग्रामीण सरकारी मदद की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बगहा के नौरंगिया थाना क्षेत्र के भुलटोला सिरिसियस गांव में रविवार की शाम एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। धान की सोहनी कर घर लौट रहे 45 वर्षीय किसान केदार बैठा पर भापसा नाला पार करते समय एक खूंखार मगरमच्छ ने हमला कर दिया। हमला इतना अचानक और जोरदार था कि किसान को बचने का मौका ही नहीं मिला और मगरमच्छ उन्हें खींचकर गहरे पानी में ले गया। वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुकुंदपुर भात पंचायत के वार्ड संख्या 12 में बीती देर रात करीब 1:30 बजे अपराधियों ने भारी तांडव मचाया। बदमाशों ने पूर्व मुखिया शंभू यादव के घर के पास ताबड़तोड़ फायरिंग की और एक के बाद एक 4 बम फेंके। इनमें से 3 बम जोरदार धमाके के साथ फट गए, जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा और ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। मुंगेर बाल मजदूरी, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ मुंगेर पुलिस ने अब मोर्चा खोल दिया है। समाज के कमजोर तबकों को शोषण से बचाने और लोगों को जागरूक करने के मकसद से पुलिस ने शहर में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पहुंचकर लोगों को इन अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। मुंगेर शहर में चलाए गए इस विशेष अभियान का नेतृत्व साइबर डीए सपी राकेश रंजन ने किया। उनके साथ कोतवाली थानाध्यक्ष राजीव तिवारी समेत पुलिस की टीम मौजूद रही। पुलिस अधिकारियों और जवानों ने शहर के प्रमुख बाजारों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य संवेदनशील इलाकों में जाकर लोगों से संवाद किया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने सोमवार 20 जुलाई 2026 को अपना 45वां जन्मदिन धार्मिक आस्था और पारिवारिक स्नेह के साथ मनाया। जन्मदिन के अवसर पर वह अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। पूजा के बाद निशांत कुमार ने कहा कि उनकी प्रार्थना है कि भगवान की कृपा उन पर, उनके पिता, पूरे परिवार की जनता और देशवासियों पर बनी रहे। जन्मदिन की शुरुआत उन्होंने धार्मिक आस्था के साथ की। इसके बाद निशांत कुमार बिहार विधान मंडल के मानसून सत्र की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे। सदन में उनके जन्मदिन का जिक्र करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी गईं। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी सदस्यों ने भी स्वास्थ्य मंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। सोनपुर नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने सोमवार को विश्व प्रसिद्ध बाबा हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर पहुंचकर विधिवत अभिषेक, आरती एवं पूजा अर्चना की तथा प्रदेश और देशवासियों के सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की।
राज्यपाल के मंदिर परिसर पहुंचने पर वरिष्ठ भाजपा नेता ओम कुमार सिंह ने पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया। इस अवसर पर सोनपुर विधायक विनय कुमार सिंह, भाजपा नेता संजय प्रताप सिंह, सोनपुर नगर मंडल भाजपा अध्यक्ष मुकेश कुमार बबलू, हरिहरनाथ मंदिर समिति के सचिव विजय कुमार, लल्ला पप्पू सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पूजा अर्चना के दौरान बाबा हरिहरनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी सुशील कुमार शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राज्यपाल से अभिषेक एवं विशेष पूजा संपन्न कराई तथा मंदिर की धार्मिक परंपराओं की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के लडुआ गांव की रहने वाली दिलमती ने मेहनत के दम पर अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। कभी पारंपरिक खेती से गुजारा करने वाला उनका परिवार आज सुअर पालन के सफल कारोबार से हर साल करीब 7 से 8 लाख रुपए की कमाई कर रहा है। दिलमती की यह सफलता सिर्फ उनके परिवार तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि अब आसपास के गांवों की महिलाओं के लिए भी एक मिसाल बन चुकी है। यही वजह है कि आज उन्हें इलाके की सफल लखपति दीदी के नाम से जाना जाता है। अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले इसका ताजा रेट जरूर जान लें। 20 जुलाई 2026 में सोने की कीमतों में हल्की तेजी दर्ज की गई है। एक तरफ जहां सोने की कीमतों में 0.0 की मामूली बढ़त दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर 10 रुपए महंगा होकर 1,45,660 रुपए पर पहुंच गया है। दूसरी ओर चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ये 2,36,900 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है। आइए यहां से इसके शहर अनुसार रेट्स जानते हैं। अगर आप आज घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुक कराने की सोच रहे हैं तो पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर चेक कर लें। सरकारी तेल कंपनियों ने 20 जुलाई 2026 के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अपडेट कर दी हैं। राहत की बात यह है कि आज भी 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी उपभोक्ताओं को पहले वाले रेट पर ही सिलेंडर मिलेगा। सोशल मीडिया पर इन दिनों टीवी बंद होने की खबर एकदम चर्चा में है। असल में एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार जल्दी ही 11 करोड़ टीवी बंद करने वाली है और टीवी ब्रॉडकास्ट बहुत महंगे होने वाले हैं। आइए यहां से समझते हैं कि पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले के पीछे क्या और कितनी सच्चाई है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। सोमवार 20 जुलाई को बीएसई सेंसेक्स 650 अंक से ज्यादा टूट गया, जबकि एनएसई निफ्टी 24,200 के नीचे फिसल गया। शुरुआती कारोबार में लगभग सभी सेक्टरों में बिकवाली देखने को मिली। सबसे ज्यादा दबाव बैंकिंग, आईटी और ऑटो शेयरों पर रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक बाजार में गिरावट के पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव है। इस तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। इसके अलावा विदेशी बाजारों से मिले कमजोर संकेतों ने भी घरेलू बाजार पर दबाव बनाया। दिल्ली सरकार ने गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों और उनकी देखभाल करने वाले परिजनों केयर गिवर्स के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। इसके तहत अब उच्च सहायता आवश्यकता वाले दिव्यांगों के परिजनों को प्रति माह 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। पहले यह सहायता राशि 2,500 रुपए थी, जिसे बढ़ती महंगाई को देखते हुए बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दिया गया है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 60 से 100% तक की दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। सरकार के इस कदम से दिव्यांगों के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस एडीए समूह की कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच के तहत आज मुंबई और दिल्ली में 15 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े मामलों में की गई है। सीबीआई के मुताबिक छापेमारी के दौरान रिलायंस एडीए समूह से जुड़ी 23 परस्पर संबद्ध संस्थाओं को जांच के दायरे में लिया गया। आरोप है कि इन संस्थाओं का इस्तेमाल आरसीएफएल और आरएचएफएल द्वारा बैंकों से लिए गए ऋण की रकम को समूह की अन्य कंपनियों में कथित तौर पर डाइवर्ट करने के लिए किया गया, जिससे ऋण देने वाले बैंकों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।